नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए टाटा ग्रुप के बहुत सारे अलग-अलग आईटी कंपनी है। उनमें से टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी भी एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। अगर इसका पीयर ग्रुप से बात करूँ तो कंपनी के जो रैंकिंग है वो स्मॉल एंड मिड कैप टाइप जो आईटी सेक्टर कंपनी है, उनमें से टॉप 5 में इसका नाम देखने को मिलेगा। तो क्या सही में कंपनी में ग्रोथ हो रहा है? अगर टोटल ओवरऑल इसका आरओसी एंड आरओई के बारे में बात करूँ, तो आरओसी तो ठीक-ठाक देखने को मिले। कंपनी के एवरेज जो आरओसी है, उससे भी ज़्यादा है, अच्छी बात है। डेप्थ भी कम है, चलो ये भी गुड पॉइंट्स है। दिक्कत वाला बात कहाँ पे है? कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। देखिए इस सेक्टर में टोटल एवरेज जो टोटल 140 आईटी सेक्टर कंपनी है, उनमें से टोटल एवरेज निकल कर है 14। मतलब टोटल जो इस सेक्टर में टोटल सेल्स जो हो रहा है क्वार्टरली, वो 14% का टोटल एवरेज देखने को मिला। और अभी देख सकते हैं इस कंपनी का क्या है, टाटा टेक्नोलॉजीज का क्या है। टाटा टेक्नोलॉजीज के जो सेल्स का ग्रोथ है वो एकदम ना के बराबर है, 1% भी नहीं हुआ। और प्रॉफिट का ग्रोथ पूरा का पूरा सेक्टर में 30% के आसपास है, और इस कंपनी के क्या है 15% नेगेटिव। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार क्यों गिरते चले जा रहे हैं, उसका मेनली रीजन यहाँ पे है। मेनली रीजन यहाँ पे है क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग है, क्या वो कंपनी भागेंगे? हाँ, आप कहेंगे सर बहुत सारे कंपनी ऐसे भी है, लॉस करते चले जा रहे हैं फिर भी वो रॉकेट की तरह भाग रहा है। उस तरीके से कंपनी से आप हमेशा हमेशा के लिए दूर रहिए, क्योंकि वो कंपनी आपको इतना झटका देगा, जब झटका देगा ना तब आप सह नहीं सकते। एटलीस्ट 50-60% एक साथ ही आपको लोअर सर्किट दिखाकर आपको क्रैश कर देंगे, तब बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो हमेशा आपको कंपनीज के ऊपर जानकारी लेकर कंपनीज के ऊपर डीपली रिसर्च करके काम करना है। जो लोग बिगिनर हैं वो लोग इसी तरीके से फंस जाते हैं। उसको लगता है ले शेयर भागते चले जा रहे हैं और कंपनी लॉस हुआ तो क्या हुआ, कंपनी भागते चले जा रहे तो चलो हम भी बाई कर ले। यहाँ पे 100 में बाई किया और 200 हो गया तो मेरा फंड डबल हो जाएगा, ऐसे सोचकर कभी भी काम मत करना। जो कंपनी खराब टाइम है, मतलब कंपनी का रिजल्ट खराब है, कंपनी का बिजनेस अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और वो कंपनी गिर भी रहा है, तो उस कंपनी को आप पॉजिटिवली सोचिए, क्योंकि वो कंपनी आज नहीं तो कल वो रिकवरी जरूर करेगा जब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सचमुच कंपनी में क्या रिजल्ट सही नहीं है? कितना सेल्स किया, चलो एक बार आपको दिखाता हूँ। पिछले साल में जो सेल्स था, इस बार वो सेल्स को थोड़ा-सा ज़्यादा किया और क्वार्टरली सेल्स एंड ईयरली सेल्स दोनों ही आपको ठीक-ठाक देखने को मिले। एक्सपेंस भी ठीक-ठाक देखने को मिले हैं और कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है 190 से 160 बन गया। मतलब कंपनी के ऊपर जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कि कंपनी इतना रिजल्ट पॉजिटिवली करके दिखाएँगे, हुआ कुछ उल्टा। कंपनी के सेल्स बहुत हद तक ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कम हो गया और इसी का झटका कंपनी को लेना पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं जो कंपनी 12% 29% तक 3 साल तक इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, वो डायरेक्टली 16% हो गया। टीटीए मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं, सॉरी सेल्स जो है बहुत हद तक कम हो चुके हैं। अगर प्रॉफिट के ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो टीटीएम में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 9% तक हो चुके हैं। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही देखा जाए, कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अब यही प्रेशराइज कंपनी को आगे बढ़ने में थोड़ा-सा रुकावट मतलब दे सकते हैं, आगे बढ़ने में थोड़ा-सा यहाँ पे वीकनेस दे सकते हैं। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट तो देखने को मिल जाएगा। इसी इन्वेस्टमेंट के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है वो टाइम लग सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली इसके ऊपर सेल अप कर रहा है। अभी भी बाइंग शुरू नहीं हुआ। हाँ, बाइंग शुरू नहीं हुआ बोलना गलत होगा, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज एफएस और डीएस ने कुछ क्वांटिटीज को एडिंग किया, कुछ क्वांटिटी को पॉजिटिवली यहाँ पे बाइंग किया। तो धीरे धीरे करके बाइंग होना स्टार्ट हो चुके हैं और कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, उस अपडेट के हिसाब से बात करूँ, देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज फॉर्म्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज यूनिट्स। तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज यूनिट्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज फॉर्म होल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज बीएमडब्ल्यू। आप देख सकते हैं टेक वर्क्स इंडिया, मतलब बीएमडब्ल्यू टेक वर्क्स इंडिया के ऊपर फुल्ली सब्सिडरीज लेकर काम कर रहे थे। एक अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि बीएमडब्ल्यू टेक जो वर्क्स है, इंडिया विल प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सपोर्टेड एंड मेंटेनेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज द फाइलिंग सेट्स। मतलब बीएमडब्ल्यू के जितने सारे टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, उसके टोटल सर्विसेज का प्रोवाइडिंग कौन करेंगे? टाटा टेक्नोलॉजीज। तो ऑब्वियसली इस कंपनी में ग्रोथ तो है, पोटेंशियल तो है। बाकी
इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कुछ ऐसे लेवल्स नहीं है, इस लेवल से कुछ कंपनी को डिसीजन लिया जाए। हाँ, आप कह सकते हैं कि कंपनी से टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हुआ, तो कुछ तो डिसीजन मैं लूँगा ही, क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन होने के बाद कभी न कभी तो वो बाउंस बैक करेगा। हाँ, ये बात सही है, कभी न कभी तो बाउंस बैक करेगा, क्योंकि 27% का करेक्शन हो चुके हैं, तो मुझे लगता है और भी करेक्शन होने का चांसेस है। हाँ, वॉल्यूम बहुत वीक हो चुके हैं, मतलब सेलर और भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कभी न कभी बायर एक्टिव हो सकते हैं। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टर धीरे-धीरे करके होल्डिंग को बढ़ा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर बनेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके रखा हूँ, जब कोई सिचुएशन बनेगा, तो मैं कुछ डिसीजन ज़रूर लूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए, मैं हमेशा आपको बार-बार बोलता हूँ कि मुझे जब भी कोई ट्रेड मिलता है, उसमें हमेशा प्रॉफ़िट होता है, ऐसे कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार लोग मुझे यही कमेंट्स करते हैं, "सर, आप जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करते हैं, वहाँ पे तो कोई भी लॉस नहीं होता।" हाँ, लॉसेस तो होता है, ऐसे नहीं कि लॉसेस नहीं होता। हाँ, मैं लॉस नहीं लेता हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि मैं जिस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ, उसके ऊपर जितना रिसर्च किया जाए, उसके ऊपर रिसर्च करके मैं काम करता हूँ। जब तक उस कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ खराब ना हो, तब तक मैं इस कंपनी से एग्ज़िट नहीं करता हूँ। तो क्या मैं आरबीएनएल के ऊपर एग्ज़िट कर लिया, जब कंपनी के ऊपर पहले से ही मैं एक ट्रेड लेके रखा था? आपको बता दूँ, कंपनी के ऊपर जब इस तरीके से एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया, तब मैंने 1:3 रेशियो का एक टारगेट लेकर चल रहा था। तो 1:3 रेशियो का टारगेट कहाँ तक था? ऑलमोस्ट इसका टारगेट जो लेकर मैं चल रहा था, वो कुछ इस तरीके से लेवल्स है, 687 687 तक मेरा टारगेट है। अभी देखिए, टारगेट के आसपास जाने के बाद ही करेक्शन हो रहा है। तो सिचुएशन को पहले समझिए कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि जब भी बाय होगा उसके बाद रॉकेट बनेगा और टारगेट अचीव हो जाएगा। ऐसे होगा नहीं, क्योंकि ऐसे होता तो हर कोई कंपनी के ऊपर हर किसी का प्रॉफिट हो जाता। ये मार्केट है, मार्केट में आपको सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। तो चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मान लेता हूँ। फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन मुझे थोड़ा-सा हाई लगा और इसी वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 25 है, कंपनी का खुद का पी रेशियो 77 है। मतलब 3 गुना ज़्यादा कंपनी का वैल्यूएशन है। इस हाई वैल्यूएशन फ्लाइंग कंपनी के ऊपर जब ग्लोबली मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो उसके ऊपर सबसे पहले बिग क्रैश देखने को मिल जाता है। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, हाई फ्लाइंग स्टॉक के ऊपर काम करने से पहले एक बार इस तरीके से रिसर्च आप ज़रूर कर लेना। तो कंपनीज़ के ऊपर जो पी रेशियो है, अगर उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का आज पी रेशियो एकदम टॉप लेवल में है। देखिए, सरकारी कंपनी में इस तरीके से पी रेशियो होना इतना आसान नहीं है। अगर आप ल 20 कंपनी सरकारी सरकारी कंपनी को चेकआउट करेंगे, तो जो कंपनीज़ हाई पी रेशियो में है, उसका करेक्शन हुआ ही है। क्योंकि ऐसे हिस्ट्री भी बता रहा है कि करेक्शन उस कंपनी के ऊपर होता ही रहता है, जब उसका पी रेशियो हाई एकदम पीक लेवल में है। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, हाई फ्लाइंग स्टॉक के ऊपर काम मत करिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया एकदम मिनिमम क्वांटिटी के साथ, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि हाई वैल्यूएशन है, कभी न कभी वो रिवर्सल कर सकते हैं, कभी न कभी वो गिर सकते हैं। तो इसलिए छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ काम किया, क्योंकि आज मुझे इस कंपनी के ऊपर लॉसेस भी होता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको डीपली रिसर्च करके काम करना पड़ेगा। हमेशा आपको ऐसे नहीं कि कंपनीज़ के सिर्फ़ टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देख लिया और काम कर लिया, ऐसा करना मत। क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी ठीक होना चाहिए। मान लेते हो कंपनी का प्रॉफ़िट बहुत शानदार हुआ, कंपनी का सेल्स भी शानदार हुआ, मगर कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगा। पहले तो कंपनी का पी रेशियो और दूसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब पीबी रेशियो। तो पीबी रेशियो भी पीक लेवल में है, जिसका भी 16 में चल रहा है, और कंपनी का मीडियम पीबी रेशियो कहाँ तक है? 1.4, मतलब दोनों में ही हाई लेवल में है। तो हाई फ्लाइंग स्टॉक बन चुके हैं, तो इसमें संभल कर, सोच कर आप स्टडी करके कुछ डिसीज़न लेना। मेरे तरफ से सारे जो व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, मैंने जो एंट्री लिया है, उसको मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। मैं देखूँगा कि कहाँ तक वो किस लेवल तक वो वेट कराता है, किस लेवल तक वो इंतज़ार करने का मौका देता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये भी देखिए, इस कंपनी के बारे में बात करूँ, इस कंपनी की एक पॉजिटिविटी मुझे अच्छा लगा, कंपनी हाई फ्लाइंग स्टॉक नहीं है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो अप लेवल में तो गया, 35 तो गया। कंपनी का खुद की पी रेशियो 5 साल में 6 के आसपास है एवरेजली, और कंपनी करंटली जो पी रेशियो यहाँ पे पब्लिश किया है 35 के आसपास। और इसका पीबी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे पीबी रेशियो भी बहुत हाई हो चुके हैं। 1% के नीचे इसका एवरेज पीबी रेशियो है, और कंपनी खुद के पीबी रेशियो लेकर चल रहा है करीबन 5 के आसपास। मतलब कंपनी का जो रेशियोज़ है, उस रेशियोज़ के हिसाब से बात किया जाए, तो कंपनी इसके ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जब भी कोई इम्पैक्ट आते हैं,
फिर उसका डायरेक्टली सीधा-सीधा इम्पैक्ट वही कंपनी के ऊपर जाता है जो कंपनी ऑलमोस्ट एक जर्नी दिखा चुके हैं और एक हाई लेवल में, पीक लेवल में है। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज़ के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो क्या खराब हो गया? देखिए, रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं, 12 अगस्त में रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का हालत क्या है और कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूं तो प्रोमोटर को जब तक माल नहीं बेचेंगे मतलब प्रोमोटर जब तक माल नहीं बेचेंगे तब तक इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास 86% होल्डिंग है और सेबी के हिसाब से 75% से ज़्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो 11% का जो होल्डिंग्स है वो जल्द से जल्द उसको बेचा जाएगा और बेचने के बाद ही शायद उसके ऊपर कुछ पॉजिटिविटी आने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक भी करना। और हाँ, इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है उसके लिए बता दूं कंपनी के ऊपर कफ विद हैंड पैटर्न्स बना है और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट भी हुआ। अभी मुझे लगता है कि जो इसका सपोर्ट लेवल है कुछ इस तरीके से सपोर्ट लेवल कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। इस सपोर्ट लेवल तक वो आने का चांसेस है। अभी देखिए मार्केट में जब तक इकोनॉमिकली जो दिक्कत है वो थोड़ा-सा रिकवरी ना हो जाए तब तक इस कंपनी के ऊपर काम करना मेरे लिए थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए मैं सोच समझ कर काम करूँगा। आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ जिसका नाम है ऊर्जास एनर्जी लिमिटेड। तो ऊर्जास एनर्जी लिमिटेड एक 4000 करोड़ का कंपनी है, छोटा-सा कंपनी है। फिर भी मैनेजमेंट ने एक डिसीज़न लिया 1:4 रेशियो का बोनस देने का। 1:4 रेशियो का बोनस का मतलब है हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर। तो कंपनी आपको जो डिसीजन लिया है वो आपको जल्द से जल्द देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।